गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का क्लास 17 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। क्वेश्चन 1 बोलता है कि व्हाट इज अमला कमीशन। अमला कमीशन क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में अमला कमीशन क्या है, बताइए जल्दी से। चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, चार में से एक करेक्ट ऑप्शन है, उसको चूज करना है। तो अमला कमीशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू अ न्यू एंटिटी। जब दो और दो से अधिक कंपनी एक नया एंटिटी बनाती है, न्यू कंपनी फॉर्म होती है, उसको अमला कमीशन कहते हैं। अमला कमीशन में कंपनी का नाम, जो ओल्ड जितने भी कंपनियां थी और आपस में मर्ज हुई तो एक नया नाम लेकर के आती है, न्यू एंटिटी बनती है, न्यू कंपनी बनती है, उसको अमला कमीशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये अब अमला कमीशन जो है उसका मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे। अमला कमीशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर कंपनी इनटू अ सिंगल न्यू एंटिटी। सिंगल न्यू एंटिटी में जब कंबाइन होता है, नया कंपनी फॉर्म होता है, उसको अमला कमीशन कहते हैं। सिंपल है कि अमला कमीशन का मतलब दो या दो से अधिक कंपनी जब नया नया कंपनी बनाती है, मिल करके नया कंपनी फॉर्म होती है, उसको अमला कमीशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द मर्जिंग कंपनीज cease to exist as separate legal entity and their assets and liability are transferred to the new company। और जो एग्जिस्ट कंपनी होती है, इस प्रोसेस में उसका एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों जो है वो नया कंपनी में ट्रांसफर हो जाता है और न्यू कंपनी फॉर्म होती है। अमला कमीशन इज ऑफन परस्यूड टू अचीव वेरियस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सच एज इकोनॉमिक ऑफ स्केल, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इनहेंस कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग। कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग को भी बढ़ाता है। इट डिफर्स फ्रॉम मर्जर एंड एक्विजिशन। और जो अमला कमीशन है वो मर्जर और एक्विजिशन से अलग है। मर्जर और एक्विजिशन अलग चीज है और अमला कमीशन अलग है। इसमें न्यू कंपनी फॉर्म होती है, दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर के। ठीक है, ये अमला कमीशन का मीनिंग हुआ। देखिए ये आपका हिंदी में स्लाइड है, आप हिंदी वाले स्लाइड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसे आपको इतना लर्न रखना है कि दो या दो से अधिक कंपनी अगर आपस में विलय करती है और एक नया कंपनी फॉर्म करती है, उसको अमला कमीशन यानी कि समामेलन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमला कमीशन। अब की कैरेक्टरिस्टिक बताना है अमला कमीशन का। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। तो की कैरेक्टरिस्टिक में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ऑल कंपनी इन्वॉल्व सीज टू एग्जिस्ट फॉर्मिंग इंटायरली न्यू एंटिटी, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत 103 अमला कमीशन इज ट्रीटेड एज मर्जर, एक्विजिशन, कंसोलिडेशन, अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 के तहत अमला कमीशन को बिजनेस कॉम्बिनेशन के तहत रखा गया है और ये आपका स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और हम लोग मर्जर, एक्विजिशन और कंसोलिडेशन का मीनिंग को जानते चलेंगे। पहला है मर्जर। मर्जर क्या होता है? तो मर्जर इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनी इनटू अ सिंगल एंटिटी वेयर, न्यू नहीं है, सिंगल एंटिटी बोला जा रहा है, वेयर वन ऑफ द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जिसमें दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मर्ज होती है और एक कंपनी का नाम जो है वो जाता है, चलते रहता है। मार्केट में एक कंपनी का नाम जो है वो कंटिन्यू रहता है। जैसे सपोज दैट रिलायंस, रिलायंस और एक और कंपनी सपोज दैट आपका अडानी, ये दोनों आपस में मर्ज होती है। तो रिलायंस जो है वो टेक ओवर कर लेती है अडानी को, तो अडानी का नाम जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन रिलायंस का नाम रहेगा, इसी को कहते हैं मर्जर। लेकिन
अमलागमेशन में ये दोनों का नाम जो है, ये दोनों आपस में मर्ज होते हैं और दोनों का नाम जो है वो खत्म हो जाता है, एक नया कंपनी का फॉर्म होता है XYZ ABC जो भी है, तो उसको कहते हैं अमलागमेशन। लेकिन मर्जर में जो कंपनी टेक ओवर करती है वो कंपनी का नाम जो है वो रहता है, और जो कंपनी मर्ज हो जाती है उसका एग्जिस्टिंग खत्म हो जाता है, ठीक है, वो मर्जर कहलाता है। विलय में दो या दो से अधिक कंपनियों एक इकाई में संयोजन शामिल होता है, जहां एक कंपनी अपना नाम और पहचान बरकरार रखते हैं, अस्तित्व में रहती है, जबकि अन्य कंपनियां अस्तित्व में नहीं रहती, उसका नाम बरकरार नहीं रहता है। बची हुई कंपनी विलय करने के वाली कंपनियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अवशोषित करती है। विलय अक्सर बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा को कम करने और तालमेल हासिल करने के लिए किए जाते हैं। ये आपका अमलागमेशन का, ये मर्जर का पार्ट है। नेक्स्ट है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या कहलाता है? एक्विजिशन अकर्स व्हेन वन कंपनी purchases a controlling interest in another company. The acquired company may continue to operate as a subsidiary of the acquirer or be fully integrated into the acquired operation. बोलता है एक्विजिशन में क्या होता है कि when one company purchases controlling interest in another company, एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करती है? परचेज करती है। अधिग्रहण में तब होता है जब एक कंपनी किसी अन्य कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदती है, नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदती है मतलब कि कुछ हिस्सा जो है वो अधिग्रहित कर लेती है, तो वो एक्विजिशन कहलाता है। अधिग्रहित कंपनी अधिग्रहणकर्ता की सहायता कंपनी के रूप में काम करना जारी रख सकती है या अधिग्रहणकर्ता के संचालन में पूरी तरह से एकीकृत हो सकती है। अधिग्रहण दोस्ताना या शत्रुतापूर्ण हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लक्ष्य कंपनी का प्रबंधन लेन-देन का समर्थन करता है या नहीं। मतलब कि अधिग्रहण कंपनी में हम क्या करते हैं कि कुछ हिस्सेदारी को खरीदते हैं, कुछ शेयर को खरीदते हैं, ठीक है, वो एक्विजिशन कहलाता है। ये लर्न रखना है आपको। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। Consolidation refers to the process of where two or more company combine to form a completely new entity and the original company cease to exist. जो ओरिजिनल कंपनी है वो अपना नाम को खत्म कर देती है। समेकन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर एक पूरी तरह से नई इकाई बनाती है, न्यू कंपनी बनाती है और मूल कंपनियां अस्तित्व में नहीं रहती है। ये अमलागमेशन की तरह है, यह समामेलन के समान है, यह समामेलन के समान है, अमलागमेशन के समान है। नई इकाई मूल कंपनियों की सब परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अधीन ले लेती है, जिसका उद्देश्य अक्सर बेहतर कार्यकुशलता और बाजार पहुंच के साथ एक अधिक मजबूत, अधिक प्रतिस्पर्धी संगठन बनाना होता है। तो कंसोलिडेशन और अमलागमेशन आपको लर्न रखना है कि दोनों सेम टाइप का होते हैं। कंसोलिडेशन और अमलागमेशन ये आपको लर्न रखना है। अमलागमेशन, ठीक है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट टर्म जब तक लर्न नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में करेक्ट ऑप्शन को चूज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। In amalgamation, in the nature of purchase, the consideration is usually paid in cash only, share only, cash or share, a combination of both और डिवेंचर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, कैश और शेयर दोनों का कॉम्बिनेशन में पेड किया जाता है अमलागमेशन के सेंस में। तो ये आपका ऑप्शन रहा सी, करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट है which method is typically used to account of amalgamation in the nature of merger। मर्जर के सेंस में आपको कौन सा मेथड यूज किया जाता है ये पूछा जा रहा है। विलय की प्रकृति में समामेलन के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आपको ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे कि कौन कौन सा क्या मेथड का मीनिंग है। और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट था, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि परचेज मेथड क्या है। तो परचेज मेथड इज एन अकाउंटिंग अप्रोच
used in merger and acquisition where the acquiring company record the assets and liability of the acquired company to their fair market value। ठीक है, बहुत आसानी से इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्रय विधि विलय और अधिग्रहण में उपयोग की जाने वाली एक लेखा पद्धति है जहां अधिग्रहण करने वाली कंपनी अधिग्रहित कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनके उचित बाजार मूल्यों पर दर्ज करती है। शुद्ध पहचान योग्य परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर खरीद मूल्य की किसी भी अधिकता को सद्भावना के रूप में दर्ज किया जाता है। यह विधि अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा किए गए निवेश की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करती है। तो ये आपका परचेज मेथड था। नेक्स्ट है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड is an accounting technique used for the merger where the balance sheet of the merging company are combined at their book value। book value पे combined हो जाता है rather than fair market value, market value पे नहीं होता है। This method treated the merger as a unification of ownership interest rather than acquisition। ठीक है, हितों की पूलिंग विधि विलय के उपयोग की जाने वाली एक लेखा तकनीक है जहां विलय करने वाली कंपनियों बैलेंस शीट को उचित बाजार मूल्यों के बजाय उनके बुक वैल्यू पर संयोजित किया जाता है। यह विधि विलय को अधिग्रहण के बजाय स्वामित्व हितों के एकीकरण के रूप में मानती है और कोई सद्भावना दर्ज नहीं की जाती है। यह मानता है कि दोनों कंपनियां शुरू से ही एक इकाई के रूप में काम कर रही है। वर्तमान लेखा मानकों के तहत यह विधि कम आम है जो आमतौर पर खरीद विधि का पक्ष लेते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड is used to account for investment to in associate company where the investor company has significant influence but not full control, typically defined as owning 20 to 50% of the voting stock। इक्विटी विधि के उपयोग सहयोगी कंपनियों में निवेश के लिए किया जाता है जहां निवेशक कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है जिसे आमतौर पर वोटिंग स्टॉक के रूप में 20 से 50% के स्वामित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस पद्धति के तहत निवेशक अपने आय विवरण में निवेशित के लाभ और हानि में अपने हिस्से को पहचानता है और निवेश की वहन राशि का तदनुसार समायोजित करता है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन मेथड। कंसोलिडेशन मेथड में क्या होता है कि इज यूज्ड टू व्हेन पेरेंट कंपनी has controlling interest, usually more than 50% ownership in a subsidiary company. This method involves combining the financial statement of the parent and subsidiary company line by line, apparent the financial result and single economic entity. Intercompany transaction and balances are eliminated in the consolidation process। समेकन विधि का उपयोग तब किया जाता है जब किसी मूल कंपनी के पास किसी सहायक कंपनी में नियंत्रण हित आमतौर पर 50% से अधिक स्वामित्व होता है। इस पद्धति में मूल और सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन दर लाइन मिलाकर वित्तीय परिणामों को एकल आर्थिक इकाई के रूप में प्रस्तुत करना शामिल है। समेकन प्रक्रिया में अंतर कंपनी लेनदेन और शेष राशि का समाप्त कर दिया जाता है। Next question number 6. What is the primary regulatory body governing amalgamation in the United States? बताइए जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका में समामेलन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक नियामक निकाय कौन सा है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। फेडरल ट्रेड कमीशन जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है अमलगमेशन का। नेक्स्ट आपका ये स्क्रीन पे आंसर रहा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। When calculating the purchase consideration in amalgamation, which of the following is not typically included? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए कि समामेलन में खरीद प्रतिफल की गणना करते समय निम्नलिखित किसे आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है? नॉट कंसीडर नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंटीजेंट लायबिलिटी को नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है और ये आपका स्क्रीन पे रहा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन अमलगमेशन कैन बी, अमलगमेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव इकोनॉमिक ऑफ स्केल, रिड्यूस कंपटीशन, डाइवर्सिफाई रिस्क, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ये आपका स्क्रीन पर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इन एन अमलगमेशन द टर्म सिनर्जी रेफर टू, सिनर्जी का मतलब क्या होता है अमलगमेशन के संदर्भ में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। तो द इंक्रीज इफिशियंसी एंड वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। संयोजन से सृजित बढ़ी हुई दक्षता और मूल्य को सिनर्जी कहते हैं, और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कॉमन टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ अमलगमेशन? कॉमन टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है अमलगमेशन के संदर्भ में? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, पोटेंशियल कैरी फॉरवर्ड ऑफ टैक्स लॉसेस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एन एक्विजिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस? बिजनेस के कंटेक्स्ट में एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग एक्विजिशन का मतलब पढ़े हैं, जल्दी से करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए कि एक्विजिशन का क्या होता है मतलब। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, द परचेज ऑफ वन कंपनी बाय अनदर, वन कंपनी को अनदर कंपनी को परचेज करना, एक कंपनी का दूसरी कंपनी द्वारा क्रय को एक्विजिशन कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है। ठीक है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मर्जर? मर्जर का प्राइमरी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक बता, प्राथमिक विशेषता बताना है, जल्दी से बताइए विलय का प्राथमिक विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि टू कंपनी कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी इज कॉल्ड मर्जर, और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट है इन एक्विजिशन व्हाट इज टाइपिकली द रोल ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी? एक्विजिशन में एक्वायरिंग कंपनी का रोल क्या होता है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो टू परचेज एंड इंटीग्रेट द टारगेट कंपनी, परचेज और इंटीग्रेट द टारगेट कंपनी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लक्ष्य कंपनी को खरीदना और एकीकृत करना मेन एक्विजिशन का काम होता है, तो ये है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज होस्टाइल टेकओवर? होस्टाइल टेकओवर का मतलब क्या होता है? क्या होता है होस्टाइल टेकओवर? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो बी है, एक्विजिशन अपोज्ड बाय द टारगेट कंपनी मैनेजमेंट को होस्टाइल टेकओवर कहते हैं। लक्ष्य कंपनी की प्रबंधन द्वारा विरोध किया गया अधिग्रहण को होस्टाइल टेकओवर कहते हैं। प्रबंधन द्वारा, लक्ष्य कंपनी के प्रबंधन द्वारा विरोध किया गया अधिग्रहण को होस्टाइल टेकओवर कहा जाता है। लर्न रखना है, रट लेना है एकदम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए सभी को। तो विच फाइनेंशियल मैट्रिक इज ऑफन यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी इन एन एक्विजिशन? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी जो है वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो करेक्ट है आपका। ये रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज की रेगुलेटरी कंसिडरेशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन? मर्जर और एक्विजिशन के केस में बताइए कि प्रमुख नियामक विचार क्या है? बाजार विस्तार, तालमेल निर्माण, अविश्वास कानून, ब्रांडिंग रणनीति। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। तो आपको पता है कि एंटी ट्रस्ट लॉ जो है वो मेन क्या होता है? मेन नियामक विचार होता है। रेगुलेटरी कंसिडरेशन जो है, की रेगुलेटरी कंसिडरेशन जो है वो एंटी ट्रस्ट लॉ जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये आपका स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट है इन मर्जर which method is used to combine the financial statement of merging company? बताइए कि विलय करने वाली कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संयोजित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए। तो कंसोलिडेशन मेथड का, कौन सा मेथड का? कंसोलिडेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। जल्दी से, हम लोग ये सब सभी मेथड को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन मेथड, ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ व्हाइट नाइट? व्हाइट नाइट का मतलब क्या है?
बताइए कॉन्टेक्स्ट ऑफ होस्टाइल टेक ओवर। होस्टाइल टेक ओवर बताए थे कि लक्ष्य कंपनी जो एग्री नहीं होती है टेक ओवर करने के लिए उसको होस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अ कंपनी दैट ऑफर्स फ्रेंडली एक्विजिशन टू अवॉइड अ होस्टाइल टेकओवर को व्हाइट नाइट कहते हैं। यानी कि फ्रेंडली एक्विजिशन को व्हाइट नाइट कहते हैं, और जो मतलब कि जबरदस्ती किया जाता है, जो प्रबंधन होता है वो एग्री नहीं होता है फिर भी अगर टेक ओवर किया जा रहा है उसको होस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाइट, व्हाइट नाइट का मीनिंग, और ये आपका स्क्रीन पे रहा व्हाइट नाइट का मीनिंग का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। What is the term of premium paid by an acquiring company over the market value of the target company? लक्ष्य कंपनी के बाजार मूल्य पर अधिग्रहण करने वाली कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के लिए क्या शब्द है? बताइए। सद्भावना, क्रय विचार, अधिग्रहण प्रीमियम, तालमेल मूल्य, गुडविल, परचेज कंसिडरेशन, एक्विजिशन प्रीमियम और सिनर्जी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, एक्विजिशन प्रीमियम जो है वो करेक्ट है, और ये आपका आंसर रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है Which of the following is a potential benefit of merger? मर्जर का पोटेंशियल बेनिफिट बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। ऑप्शन बी करेक्ट है, और ये आपका स्क्रीन पे आंसर रहा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप अपना तैयारी को और भी बूस्ट अप कीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेट जो है वो काफी नजदीक आ चुका है, और अब आपको इस बार ही क्लिक करना है एग्जाम। इस बार यूजीसी नेट निकाल लेना है, जेआरएफ होल्डर बन जाना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। मेहनत करोगे तभी कुछ भी मिलेगा। थैंक यू।